दोस्तों नमस्कार। प्रधान हिंदुस्तानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी प्यार, प्रतिशोध और बेकाबू भावनाओं से जुड़ी एक ऐसी घटना है जिसमें एक गलती ने कई जिंदगियां हमेशा के लिए अंधकार में ढकेल दी। दोस्ती, भरोसा, रिश्ते और इन सब के बीच एक लड़की की जिंदगी जिसका फैसला दूसरों ने कर दिया। एक लड़का जो प्यार में अंधा हुआ, एक परिवार जो इज्जत बचाने में टूट गया और एक इंसान जो सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने दो लोगों को अलग करने की कोशिश की। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक सच्ची कहानी। 2013-14 में हुई नेहा, महेंद्र और सर्वेश यादव की वो कड़वी हकीकत जहां प्यार की शुरुआत मीठी थी पर अंत खून से लाल हो गया। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले एक अनुरोध है कि कहानी को पूरा सुने जरूर और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि मेरा मन लगता रहे। दोस्तों, 12 अगस्त 2013 की बात है। नेहा तय समय पर कुछ कपड़े और सामान लेकर चुपचाप घर के बाहर निकल गई। उसने और महेंद्र ने पहले ही घर से भागने की योजना बना ली थी। गांव से निकलकर नेहा राय बरेली लालगंज जाने वाली सड़क पर पहुंच गई। वहां उसका प्रेमी महेंद्र पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने वहां से फटाफट बस पकड़ी और कानपुर चले गए। कानपुर के एक मंदिर में दोनों ने पहले शादी की, फिर वहां से दिल्ली चले गए। दिल्ली में महेंद्र का एक दोस्त रहता था। उसकी मार्फत दिल्ली में उसकी नौकरी लग गई। बाद में उसने किराए पर एक कमरा ले लिया। किराए के उस कमरे में वो नेहा के साथ रहने लगा। इधर महेंद्र और नेहा के फरार होने के बाद उनके गांव बीजे मऊ में हंगामा मच गया। नेहा नाबालिग थी। ऐसे में उसके माँ बाप ने 15 अगस्त को महेंद्र के खिलाफ हीरो थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 363, 366 और 376 के तहत अपहरण और बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा दिया। हीरो थाना के उस समय के एसआई राकेश कुमार पांडे जी नेहा और महेंद्र की खोज में जुट गए। हफ्ता भर कोशिश के बाद उन्होंने दोनों को आखिर ढूंढ लिया। राकेश कुमार ने महेंद्र और नेहा को बरामद करके 24 अगस्त को न्यायालय में पेश किया। महेंद्र और नेहा ने कोर्ट में सफाई दी कि उन्होंने शादी कर ली है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी शादी के फोटो भी कोर्ट में पेश किए। लेकिन नेहा के नाबालिग होने की वजह से अदालत ने महेंद्र को जेल भेज दिया और नेहा को उसकी मां के हवाले करने का आदेश दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच पूरी करने के बाद 27 अगस्त 2013 को अदालत में चार्जशीट पेश कर दी। पुलिस की जांच से पता चला कि महेंद्र और नेहा का प्यार 2 साल पहले शुरू हुआ था। नेहा और महेंद्र के प्यार की शुरुआत की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली की रहने वाली नेहा की मां की दोस्ती रेखा गुप्ता नाम की एक महिला से थी। रेखा के पति शामू गुप्ता की करीब 8 साल पहले मृत्यु हो गई थी। उनसे 3 बेटियां कोमल, करिश्मा और खुशबू थीं। पति की मौत के बाद रेखा किसी तरह उन्हें पाल पोष रही थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात सर्वेश यादव से हो गई। सर्वेश यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के मुंडला थाना क्षेत्र के गांव ताल का रहने वाला था। उसके पिता मोहर सिंह किसान थे। सर्वेश काम की तलाश में गांव से रायबरेली आया तो फिर वहीं का होकर रह गया और रेखा से मुलाकात होने के बाद उसकी उससे दोस्ती हो गई और यह दोस्ती दोनों को इतना करीब ले आई कि रेखा और सर्वेश ने शादी कर ली। सर्वेश से शादी के बाद रेखा 2 और बच्चों को जन्म दी। बाद में सर्वेश ने रेखा की बड़ी बेटी कोमल की शादी अपने भांजे सुमित से करा दी। सहेली होने के नाते नेहा की मां विनीता अपने घर परिवार की सारी परेशानी रेखा और सर्वेश से कहती रहती थी। विनीता और सर्वेश एक ही जात के थे।
इसलिए वो विनीता को बहन कहता था। दोनों में बहुत बनती थी। रेखा का घर विनीता के घर से कुछ ही दूरी पर था। जब भी मौका मिलता था वो उसके पास चली आती थी। नेहा के भागने के बाद विनीता गांव में खुद को अपमानित महसूस करती थी। वो रेखा के अलावा किसी के घर नहीं जाती थी। एक बार रेखा और विनीता आपस में बातचीत कर रही थी, तभी वहां मौजूद सर्वेश ने विनीता से कहा, बहन, तुम्हारी बेटी नेहा तुम्हारे कहने में नहीं है। अभी तो वो नाबालिग थी तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन बालिग होने के बाद अगर वो किसी के साथ चली जाएगी तो पुलिस भी कोई मदद नहीं करेगी। विनीता बोली, भैया, तुम्हारी बात तो सही है, पर क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं उसे बहुत समझाने की कोशिश करती हूं, लेकिन उसके ऊपर महेंद्र का भूत सवार है। सर्वेश बोला, बहन, तुम चिंता मत करो, मैं अपने गांव में नेहा की शादी की बात करता हूं। वहां के लोगों को नेहा के बारे में कोई बात पता नहीं है, इसलिए शादी होने में कोई परेशानी नहीं आएगी। शादी होने के बाद सब ठीक हो जाता है। सर्वेश का एक भतीजा था, नाम था जोगिंदर। उसकी शादी नहीं हुई थी। सर्वेश ने सोचा कि अगर नेहा और जोगिंदर की शादी हो जाए तो दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। रायबरेली और कन्नौज के बीच करीब 160 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में नेहा जल्द मायके भी नहीं आ जा सकेगी और महेंद्र को भूलकर अपनी गृहस्थी में रच बस जाएगी। विनीता चाहती थी कि महेंद्र के जेल से बाहर आने से पहले नेहा की शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा। इसलिए उसने सर्वेश से कहा कि जितनी जल्दी हो सके वो इस काम को करवा दे। सर्वेश ने ऐसा ही किया। जोगिंदर और उसके घर वालों से बात करने के बाद आनन फानन में जोगिंदर और नेहा की शादी कर दी गई। शादी के बाद नेहा कन्नौज चली गई। बेटी की शादी हो जाने के बाद विनीता ने राहत की सांस ली। लगभग 3 महीने जेल में रहने के बाद नवंबर 2013 में महेंद्र जमानत पर घर आ गया। जेल में रहने के बाद भी वो नेहा को भूल नहीं पाया था। उसने अपने घर वालों से नेहा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि नेहा के घर वालों ने उसकी शादी दूसरी जगह कर दी है। यह सुनकर उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। बाद में महेंद्र ने पता लगा लिया कि नेहा की शादी में सबसे बड़ी भूमिका सर्वेश यादव की रही थी। इसलिए उसने सर्वेश के पास जाकर उसे धमकी दी, नेहा मुझे प्यार करती थी और मेरे साथ रहना चाहती थी। तुम सब ने मुझे जेल भिजवाकर उसकी शादी कर दी। तुमने सोचा होगा कि इससे हम दूर हो जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि यह तुम लोगों की गलत फहमी है। मैं नेहा को दोबारा हासिल करके ही रहूंगा। जिसने भी नेहा को मुझसे अलग करने का काम किया है, मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगा। सर्वेश ने महेंद्र से उलझना ठीक नहीं समझा। उसके जाने के बाद वो अपने काम में लग गया। उधर महेंद्र इस कोशिश में लग गया कि किसी तरह उसकी एक बार नेहा से बात हो जाए। वो उससे जानना चाहता था कि शादी के बाद भी वो उसके साथ रहना चाहती है या नहीं। यदि वो उसे अब भी चाहती है तो वो उसे लेकर कहीं दूर चला जाएगा। महेंद्र यह बात अच्छी तरह जानता था कि अब तक नेहा बालिग हो चुकी है। ऐसे में अब अगर वो अपनी मर्जी से उसके साथ जाएगी तो पुलिस भी उसे फिर से जेल नहीं भेज पाएगी। कुछ समय बाद महेंद्र को किसी तरह नेहा का मोबाइल नंबर मिल गया। उसने नेहा से बात की। महेंद्र के जेल आने की बात सुनकर नेहा खुश हो गई। आपसी गिले शिकवे दूर करने के बाद नेहा ने उसे बताया, घर वालों ने मेरी शादी जबरन कराई है। मैं अब भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन अब इतनी दूर हूं कि मिलना भी संभव नहीं है। प्रेमिका की बात सुनकर महेंद्र का दिल बाग बाग हो गया। इसके बाद दोनों ने आगे की रणनीति बनाई। 8 फरवरी 2014 को नेहा के चचेरे भाई पवन की शादी थी। नेहा ने महेंद्र से कहा कि मैं उस शादी में शामिल होने के लिए गांव आऊंगी, तब तुमसे मिलूंगी। महेंद्र बोला, बस नेहा, एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें लेकर इतनी दूर चला जाऊंगा कि किसी को पता तक नहीं चलेगा। महेंद्र की बातों में आकर नेहा एक बार फिर से उसके साथ भागने को तैयार हो गई तो महेंद्र ने यह बात अपने कुछ दोस्तों को भी बता दी। फिर क्या था, यह जानकारी सर्वेश को भी मिल गई।
महेंद्र के जेल से छूटकर आने के बाद उसने जब से सर्वेश को धमकी दी थी, तब से वो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। सर्वेश को महेंद्र की योजना का पता चल ही गया था। उसकी योजना को फेल करने के लिए सर्वेश ने अपने भतीजे जोगिंदर को फोन करके कहा, जोगिंदर, पवन की शादी में तुम नेहा को लेकर उसके गांव मत आना। यहाँ आकर वो परेशान हो जाती है। अपनी माँ, घर परिवार के मोह में वो यहाँ आना चाहती है। भतीजे से बात करने के बाद सर्वेश को लगा कि जब नेहा यहाँ आएगी ही नहीं तो महेंद्र कुछ नहीं कर सकेगा। यही नहीं, सर्वेश ने जोगिंदर से कहकर नेहा का मोबाइल नंबर भी बदलवा दिया ताकि महेंद्र उससे दोबारा बात ना कर सके। यह बात जब महेंद्र को पता चली तो उसे शक हो गया। वह सर्वेश के पास पहुंच गया और आग बबूला होते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे बीच में मत आओ, लेकिन तुम नहीं माने। अब इसका खामियाजा भुगतने को तैयार रहो। 27 मार्च 2014 की रात को सर्वेश अपने घर के बाहर दरवाजे पर सो रहा था। आधी रात को अचानक उसके चीखने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर उसकी पत्नी रेखा भागकर बाहर आई तो सर्वेश का गला कटा हुआ था। पति की हालत देखकर वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर गांव के दूसरे लोग भी वहां आ गए। लोगों को इस बात की हैरानी हो रही थी कि इस तरह गला रेत कर सर्वेश की हत्या किसने कर दी। सूचना मिलने पर थाना खीरो की पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस रेखा और अन्य लोगों से पूछताछ करने लगी। पुलिस को लोगों से कुछ पता नहीं चला, लेकिन वह इतना जरूर समझ गई कि हत्यारे की सर्वेश से गहरी दुश्मनी रही होगी। पुलिस ने लाश का पंचनामा करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने रेखा की तरफ से अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार पांडे ने खीरो के थाना प्रभारी विद्यासागर पाल को जल्द से जल्द इस मामले का पर्दाफाश करने का आदेश दिया। थाना प्रभारी ने रेखा से बात की तो उसने बताया कि उनकी वैसे तो किसी से कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी, लेकिन महेंद्र कई बार दरवाजे पे आकर धमकी देकर गया था। चूंकि पुलिस अधीक्षक सीधे इस केस की कार्रवाई पर नजर रखे हुए थे, इसीलिए थाना प्रभारी ने रेखा द्वारा कही गई बात उन्हें बताई तो उन्होंने महेंद्र के खिलाफ सबूत जुटाने को कहा। थाना प्रभारी ने सर्वेश के घर वालों के अलावा मोहल्ले के अन्य लोगों से भी बात की तो पता चला कि महेंद्र का विनीता की बेटी नेहा से चक्कर चल रहा था। अपने और नेहा के बीच में वह सर्वेश को रोड़ा मानता था। लोगों से की गई बात के बाद थाना प्रभारी को भी महेंद्र पर शक होने लगा। एसपी के आदेश पर खीरो थाने की पुलिस महेंद्र के पीछे लग गई। घटना के 3 दिन बाद 31 मार्च 2014 को मुखबिर की सूचना पर एसआई राकेश कुमार पांडे, कांस्टेबल सुरेश चंद्र सोनकर, गोविंद और कमरुज्जमा अंसारी ने महेंद्र को हिरासत में ले लिया। थाने लाकर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने आसानी से स्वीकार कर लिया कि उसने ही सर्वेश की हत्या की थी। महेंद्र ने पुलिस को बताया कि वह नेहा से बहुत प्यार करता था। उसके लिए वो जेल भी गया था। इस बीच नेहा की शादी जोगिंदर से हो जरूर गई थी, लेकिन उसके जेल से लौटने के बाद भी नेहा पति को छोड़कर उसके साथ ही रहना चाहती थी। सर्वेश उसकी और नेहा की राह में रोड़ा बनकर बार बार आ रहा था। तब मजबूरी में उसने सर्वेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। वह सर्वेश को मारने का मौका ढूंढता रहा। जाड़े के दिनों में वो घर में सोता था, इसलिए उसे मौका नहीं मिला। जाड़े का मौसम गुजर जाने के बाद सर्वेश घर के बाहर सोने लगा। महेंद्र मौके की तलाश में रात में रोजाना उसके घर की तरफ जाता था। 27 मार्च को भी वो मौके की फिराक में था। रात 12:30 बजे जब सन्नाटा हो गया तो उसने सर्वेश का मुंह दबाकर उसका गला चाकू से काट दिया। सर्वेश जोर से चिल्लाने लगा तो उसने उस पर चाकू से कई वार किए। इस बीच उसकी पत्नी रेखा दरवाजा खोलकर आती दिखी तो वह वहां से भाग निकला। हत्या के समय खून की छींटे महेंद्र की शर्ट पर भी आए थे। उसने चाकू और खून लगी शर्ट महारानीगंज सिधौरा मार्ग पर बने मंदिर के बगल वाली पुलिया के नीचे छिपा दी थी। फिर वह घर चला गया था। महेंद्र को जब पता चला कि पुलिस ज्यादा एक्टिव हो गई है तो उसने घर से कानपुर के रास्ते दिल्ली भागने की योजना बना ली। इससे पहले कि वो वहां से भाग पाता, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे समेरी चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। महेंद्र की निशानदेही पर
पुलिस ने चाकू और खून से सनी शर्ट भी बरामद कर ली। 1 अप्रैल 2014 को पुलिस ने महेंद्र को रायबरेली के जिला न्यायालय में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। महेंद्र ने अपने और अपनी प्रेमिका के बीच सर्वेश के आने पर प्रतिशोध की भावना से ग्रस्त होकर उसकी हत्या कर दी। भले ही वो अपना प्रतिशोध लेने में सफल हो गया हो, पर यह उसके लिए बहुत महंगा साबित हुआ। अब वो हत्या के आरोप में जेल में बंद है। उसे ना तो प्रेमिका मिल सकी और ना उसका साथ। दोस्तों, प्रतिशोध की भावना लोगों को अंधा कर देती है। ऐसे में यह दिखाई नहीं देता कि प्रतिशोध का अंजाम जीवन बर्बाद करने वाला होता है। महेंद्र को यह कदम उठाने से पहले सोच लेना चाहिए था। वो खुद तो तिल तिल कर मरकर जेल में अपनी जिंदगी गुजार ही रहा होगा, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं होगा कि उसका परिवार उससे भी अधिक मुसीबत में है। उसके परिवार वाले अपनी जमीन जायदाद बेचकर मुकदमा लड़ने के लिए वकील की फीस चुका रहे हैं। इस सब के बाद भी अदालत इस मामले में जो फैसला सुनाएगी वह जरूरी नहीं कि महेंद्र के पक्ष में आए। कुल मिलाकर बात यहीं आकर ठहरती है कि महेंद्र ने गुस्से में जो कदम उठाया उससे उसका परिवार ही मुसीबत में नहीं फंसा, बल्कि सर्वेश यादव की हत्या के बाद उसकी पत्नी और परिवार का जीवन भी अंधकारमय हो गया। दोस्तों, ऐसी कहानियां हमें यह समझाती हैं कि प्यार को जिंदगी बनाइए, जंग नहीं, क्योंकि एक गलत कदम जिंदगी भर पछतावा बन जाता है। इस कहानी से एक सीख मिलती है, जब भी परिवार, रिश्ते और भावनाएं उलझने लगे, गुस्से से नहीं समझ से फैसले कीजिए। बच्चों पर दबाव डालकर शादी कराना या प्यार में अंधे होकर अपराध कर देना, दोनों ही बर्बादी की शुरुआत है। प्यार कभी किसी की हत्या नहीं मांगता और प्रतिशोध कभी किसी का समाधान नहीं होता। समाज तब मजबूत होता है जब घरों में संवाद और समझदारी मजबूत होती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि सचेत करना है, जागरूक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।